हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में हम जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 6 पर आ चुके हैं। इससे पहले की वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की जा चुकी हैं, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस डेली आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाती हैं, उनके मॉडल आंसर पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम, जो कि ओनली आईएएस का ग्रुप है, ओनली आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जाकर मिल जाएगा। नाउ इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ये जो भी सिनॉप्सिस, जो भी मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो हिंदी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब ये है कि ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्लस साथ में जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। आप दोनों ही इस चीज का पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम डे 6 के टॉपिक को समझते हैं एज टू किस टॉपिक के ऊपर आज का क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, जो आज का टॉपिक था इट वाज टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। मतलब कि जो लेटर पार्ट ऑफ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, उस पर्टिकुलर पार्ट से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो जस्ट लाइक हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को इजी टू अंडरस्टैंड बना सके। जब इसे हम इजी टू अंडरस्टैंड बना लेंगे, तब इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। The question is saying that following the Second World War, the Britishers they were forced to leave India in 1947 due to what appeared to be a refusal to relinquish even fundamental rights. Different reaction by Indians combined with a sequence of events prompted the Britishers to do so. Critically examine. ठीक है, सो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो कि आप जानते हैं 1939 से लेकर के 1945 तक के बीच में फाइट हुआ था। अगर आपको डेट याद रखना हो तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। देखो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर को और वो एंड हुआ था 2 सितंबर को। ठीक है, सो आई होप दिस इज इजी। 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट किया जाता है। अब देखो, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट कहते हैं तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके 2 सालों के बाद ही, दैट इज 1947 में इंडिया को आजादी मिल गई। सो इस क्वेश्चन का कहना यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसके कारण ब्रिटिशर्स को यह फोर्स होना पड़ा कि उनको भारत को आजादी देनी पड़ी, इंडिया को इंडिपेंडेंस देना पड़ा। ठीक है, अब देखो, उसके अंदर कुछ अलग अलग फैक्टर्स के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। सो पहला फैक्टर बोला जाता है डिफरेंट रिएक्शन बाय इंडियंस। मतलब भारत के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग इंडिविजुअल्स थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके अलग अलग रिएक्शंस आने स्टार्ट हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। पहली चीज तो ये। सेकेंड चीज बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मतलब बहुत सारी ऐसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थी जो कि जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्टार्ट हो गई। तो इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। मतलब इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कि भारत को आजादी उस पर्टिकुलर टाइम में मिल सकी। और थर्ड चीज ये बोल रहा है कि रिलिंक्विश इवन फंडामेंटल राइट्स। देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, मतलब कि ब्रिटिशर्स 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, आप जानते हैं उससे पहले इंडियन लीडर्स को ये कन्विंस कर रहे थे कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स को आप ब्रिटिशर्स के साथ में वर्ल्ड वॉर 2 फाइट करने दो। तो अगर आप ऐसा करने दोगे तो जब भी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा और अगर हम जीत गए तो उसके बाद हम आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे और हो सकता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो इस तरीके की चीजें जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बोली गई थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया, मतलब कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जिससे कि इंडिया को किसी भी तरीके से फ्रीडम मिल सके। ठीक है, तो और ना ही इंडिया के लोगों को फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जा रहा था। तो इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ऊपर एक फोर्स बनना स्टार्ट हो गया और 1947 के अंदर ब्रिटिशर्स को भारत को छोड़कर जाना पड़ा। दिस वॉज द एंटायर क्वेश्चन। आई होप आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ गए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन का ओवरऑल मीनिंग देखोगे तो दिस इज टॉकिंग अबाउट ब्रिटिशर्स के रूल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स का रूल किस तरीके से एंड हुआ, इस एंड होने के पीछे फैक्टर्स क्या क्या थे, ये फैक्टर्स के बारे में पूछ रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, राइट। यहां पर क्या बोला जा रहा है, हमें एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि ये जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, डिफरेंट रिएक्शन बाय इंडियंस, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये सब किस तरीके से एक साथ आते हैं, एक साथ काम करते हैं ब्रिटिशर्स का रूल एंड करने के लिए।
तो जब आपको इस तरीके का एक बहुत बड़ा इवेंट को आपको कवर करना है अपनी क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको उस इवेंट के बारे में बताना होगा कि वो इवेंट था क्या। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने राइट फ्रॉम 1600, राइट, जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक ट्रेडर के फॉर्म में आई थी। देन ट्रेडर जो थे वो क्या करते हैं, वो इकोनॉमी के पीछे भागते हैं, मतलब पैसे के पीछे भागते हैं। बट इन्होंने इकोनॉमी छोड़ करके पॉलिटी के पीछे भी भागना स्टार्ट कर दिया, मतलब इंडिया के जो इंटरनल पॉलिटिकल सेटअप था उसके अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने ट्रेड के साथ साथ में पॉलिटिक्स पर भी अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक इंडिया के ऊपर राज किया, इंडिया के ऊपर प्रॉपरली उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा, इंडिया को एक कॉलोनी के रूप में परिवर्तित कर दिया। आई होप दिस मच इज क्लियर। इन सब चीजों को आपको बताना है कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है। साथ ही साथ आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो भारत को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली, वो किसी एक फैक्टर के कारण नहीं था, बट मल्टीपल फैक्टर्स थे जो कि इस चीज के अंदर काम कर रहे थे। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो कि पैरेलली चल रहे थे, जो कि साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहे थे, और इसीलिए भारत को एंड ऑफ द डे आजादी मिल सकी। मतलब वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक साथ कम्युलेट होकर काम करते हैं, मतलब एक साथ आकर काम करते हैं, तभी जाकर आजादी मिल पाई। सिंपल शब्दों में, भारत को जो आजादी मिली वो सिर्फ महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन के कारण नहीं मिली, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन के कारण नहीं मिली, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के कंट्रीब्यूशन के कारण, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन के कारण नहीं मिली। रादर इन सब का एक क्यूमुलेटेड एफर्ट था, मतलब कि एक कंबाइंड एफर्ट था, जिस एफर्ट के कारण इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेन थीम भी है कि आपको सिर्फ एक फैक्टर को हाईलाइट नहीं करना है, आपको मल्टीपल फैक्टर्स को बताना है। आपको बताना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण इंडिया यहां पर इंडिपेंडेंट हो पाया 1947 के अंदर। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अब चलिए, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बॉडी के बारे में। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करोगे, इसका बॉडी लिखना स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको समझना है कि हम किस तरीके से इसको अप्रोच करें। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा मैंने आपको बताया 1939 से लेकर के 1945 के बीच में फाइट होता है। ठीक है, अब देखो, जो 1939 से 1945 के बीच में फाइट होता है, सो 1939 के जस्ट पहले वाला जो पीरियड था, 1937 से आप समझ सकते हैं, 1937 से लेकर 1939 का पीरियड जो है, जिस टाइम ये वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस क्रिएट हो रहे थे, मतलब जिस टाइम हिटलर जो था वो काफी ज्यादा उसका पावर काफी ज्यादा राइज हो रहा था, राइट। कहीं ना कहीं जो डिसकंटेंट था वो यूरोप के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। द पॉइंट वाज, कहीं ना कहीं 1937-38 के टाइम में लग रहा था कि दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कुड एंड अप इन अ वॉर, एंड अप इन वॉर। ठीक है, ऐसा लग रहा था। तो जब ये वाला सिचुएशन चल रहा था, उस टाइम इंडिया के अंदर जो अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंसिया थी, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में जो बहुत सारे अलग अलग लीडर्स थे, उनके भी रिएक्शंस अलग अलग थे। मतलब उनका कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनका कहना यह था कि हमें ब्रिटिशर्स को ऐसे गलत टाइम पे, मतलब ऐसे टाइम में जब ब्रिटिशर्स बहुत वीक है, उस टाइम उनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर महात्मा गांधी सबसे प्रोपोनेंट लीडर थे। महात्मा गांधी का कहना यह था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अभी बहुत ही पॉलिटिकली इनस्टेबल है, इकोनॉमिकली इनस्टेबल है, मिलिटरीली इनस्टेबल है, तो अभी के टाइम में हम उन पर अटैक नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने सारे के सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स उन सबको डिक्लाइन कर दिया। महात्मा गांधी का मानना यह था कि वंस एक बार जब ब्रिटिशर्स का ये वॉर खत्म हो जाए, उसके बाद हम उनसे बातचीत करेंगे और तब हम अपने इंडिपेंडेंस के लिए बात करेंगे, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। देन ऑन द अदर साइड देयर वर सम अदर लीडर्स, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का मानना यह था कि अभी देखो, ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स तक तो हमारे ऊपर ऑलरेडी राज कर रखा है, और आज तक तो उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को सुना नहीं है, तो क्या गारंटी है कि आगे जाकर वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना यह था कि जब ब्रिटिशर्स इस वॉर के अंदर बिजी हैं, ब्रिटिशर्स जब ये वॉर फाइट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी एक पैरेलल वॉर इनके ऊपर अटैक कर दें। मतलब ब्रिटिशर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हैं, बिकॉज जर्मनी उस टाइम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। तो ब्रिटिशर्स अगर इतने वीक हैं, तो क्यों ना इंडिया भी अपनी एक फौज बनाकर, इंडिया भी अपनी एक आर्मी बनाकर इनके ऊपर अटैक कर दे, राइट। इसलिए आप जानते हैं आगे जाकर इंडियन नेशनल आर्मी का भी फॉर्म होता है। सो पॉइंट वॉज, इस पर्टिकुलर टाइम में, मतलब प्री वॉर के टाइम में और इनिशियल वॉर, जो इनिशियल वॉर यानी कि 1939 वाला जो पीरियड था, इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे डिफरेंट लीडर्स का जो रिएक्शन था वो अलग अलग था। ये रिएक्शंस एक्चुअली आगे जाकर डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का हमारा फ्रीडम मूवमेंट का जो टर्न ऑफ इवेंट्स होगा, किस तरीके से होगा, राइट। तो इसी चीज को हम समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ इंडियंस, रिएक्शन ऑफ इंडियंस। ठीक है, सो देखो, आई होप आप समझ गए कि अभी हम क्वेश्चन के मेन पार्ट पर आ चुके हैं, बिकॉज आपको याद होगा
कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है कि वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा क्यों, ब्रिटिशर्स क्यों फोर्स हो गए इंडिया को छोड़ने के लिए। उसके लिए हमें दो मेन फैक्टर्स को क्रिटिकली एनालाइज करना है। पहला है डिफरेंट रिएक्शन बाय इंडियंस और दूसरा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स उस टाइम में होते हैं। तो अभी हम पहले वाले को स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ डिफरेंट रिएक्शन बाय इंडियंस एक्चुअली इट लेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, या फिर किस तरीके से ब्रिटिशर्स को फोर्स किया गया। अब जब भी आपको इस तरीके की चीजें लिखनी है तो कोशिश कीजिएगा कि मेंस के अंदर एक क्रोनोलॉजी फॉलो करना है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जो इवेंट सबसे पहले घटी थी आप उसको सबसे पहले मेंशन कीजिए, और सो ऑन, उसके बाद जो घटी उसके बाद उसको मेंशन कीजिए, इस तरीके से। इससे क्या होता है, जो भी आपका आंसर चेक कर रहा होता है उसको आपके आंसर के अंदर एक कॉमन फ्लो दिखता है, और जब फ्लो दिखता है तो आंसर बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत ही इजी टू रीड होता है, और उसके लिए वो आपको अच्छे मार्क्स भी अलॉट करेंगे, राइट। सो 1939 का सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 1939 जिस टाइम में एक्चुअली वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। सो 1939 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये थी कि सुभाष चंद्र बोस यहां पर मेन सीन पर आते हैं। नाउ 1939 का आपने डेफिनेटली सुना होगा। 1939 में एक कांग्रेस का सेशन होता है इन त्रिपुरी। त्रिपुरी में एक सेशन होता है। इसके अंदर बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं इस पर्टिकुलर कांग्रेस के इलेक्शन को। मतलब सुभाष चंद्र बोस वाज गोइंग टू बी द इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। नाउ अगर ये प्रेसिडेंट बन जाते तो इनका जो वे ऑफ तरीका था, मतलब जो इनका तरीका था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने का, वो डेफिनेटली होने वाला था एक वायलेंट तरीका। ठीक है, एक वायलेंट है, बिकॉज वो एक आर्मी रेडी करना चाहते थे और ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करना चाहते थे, जैसा मैंने आपको ऊपर थोड़ी देर पहले समझाया। बट इसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी अपना एक खुद का कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, जिनका नेम था पट्टावी सीतारमैया। ठीक है, सीतारमैया। ओके, अब देखो महात्मा गांधी क्या करते हैं, खुद इस इलेक्शन में खड़े नहीं होते हैं, बट पट्टावी सीतारमैया को इस पर्टिकुलर इलेक्शन में खड़े कर देते हैं, और कहते हैं कि अगर पट्टावी सीतारमैया हार गए ये इलेक्शन तो ये मेरी हार होगी, मतलब महात्मा गांधी की हार होगी। और महात्मा गांधी का जो कद था उस पर्टिकुलर टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था, मतलब इट वाज द बिगेस्ट। ठीक है, ही वाज द बिगेस्ट लीडर अमंग ऑल द इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स। अब देखिए महात्मा गांधी ने जब ये बोल दिया कि सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, इसके बाद इलेक्शंस होते हैं, और डिस्पाइट महात्मा गांधी के डायरेक्ट इस चीज के सीतारमैया के सपोर्ट में बोलने के, इसके बावजूद सीतारमैया यहां पर ये इलेक्शन हार गए और सुभाष चंद्र बोस आगे जाकर ये इलेक्शन जीत गए। ठीक है, सो महात्मा गांधी फिर से आ गया और महात्मा गांधी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। इस चीज को सुनकर के जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा महात्मा गांधी के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। ठीक है, वो बिल्कुल भी महात्मा गांधी के अगेंस्ट नहीं थे, बस सुभाष चंद्र बोस का मानना यह था कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों का मेन गोल तो सेम ही है। हो सकता है कि तरीका डिफरेंट हो सकता है कि वे तरीका डिफरेंट हो, बट गोल हमारा एक है, दैट इज टू गेट इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे। तो ये चीज सुनकर के कि सुभाष चंद्र बोस की खुशी, मतलब जीत से महात्मा गांधी खुश नहीं है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। 1939 में त्रिपुरी के अंदर सेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस और पट्टावी सीतारमैया के बीच में एक बेसिकली एक प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए एक काइंड ऑफ फाइट होती है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, बट महात्मा गांधी वाज नॉट हैप्पी, तो सुभाष चंद्र बोस इस पर्टिकुलर पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, अब जब रिजाइन कर देते हैं तो क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरी बॉडी बना देते हैं। उस बॉडी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, देखो आई होप आप समझ रहे हैं हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ इंडियंस। सो इंडियंस, जो पहला इंडियन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक न्यू बॉडी बना दी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था उसके तहत उन्होंने क्या किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही हम एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स बनाएंगे। ठीक है, मिलिट्री फोर्स बनाएंगे, और इस चीज को उन्होंने प्रपोन करना स्टार्ट कर दिया। सो सबसे पहला रिएक्शन आपका ये था। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन इनका रिएक्शन क्या था। अब इनका रिएक्शन देखो, सबसे पहले तो जब यूके यानी कि ब्रिटेन ने जब जर्मनी के ऊपर और अलग अलग कंट्री के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो इंडियंस ने इस चीज को काफी ज्यादा कंडेम किया। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंडेम किया, बोला कि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि दो डिफरेंट कंट्रीज फाइट कर रही हैं और दैट टू एक फासिस्ट एग्रेशन हो रहा है, मतलब कि एक फासिज्म के तहत एग्रेशन हो रहा है। देखो, जो एक चीज ध्यान रखिएगा, द पीपल हु डिसाइड फॉर अ वॉर, ठीक है, दे डोंट गो टू द वॉर, डोंट गो टू द वॉर। आई होप आप समझ रहे हैं चीज को। जो भी लोग डिसाइड करते हैं कि वॉर होगा, वो लोग खुद वॉर में नहीं जाते, एंड दोज हु गो टू वॉर दे डोंट डिसाइड द वॉर, राइट।
सिंपल एग्जांपल में अभी आप रशिया यूक्रेन का एग्जांपल देख लो। रशिया यूक्रेन में एक बिगेस्ट इंस्टिगेटर जो है वो है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। बट क्या आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन को खुद जाकर बैटलफील्ड में गन चलाते हुए? नहीं, राइट। व्लादिमीर पुतिन के बदले में कौन फाइट करता है? जो रशियन सोल्जर्स है वो फाइट करते हैं। डेथ किसकी होती है? रशियन सोल्जर्स की, यूक्रेनियन सोल्जर्स की, उन सबकी डेथ होती है। जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी लॉस होता है वो किसका होता है? यूक्रेन का जो मतलब सरजमी है, जो यूक्रेन की जो लैंड है वहां पर प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, जो लैंड डैमेज हो रहा है, ह्यूमन पोटेंशियल डैमेज हो रहा है, ये सब हो रहा है। बट द पर्सन हु हैज डिसाइडेड टू गो टू वॉर, ही इज नॉट गोइंग टू वॉर। द सेम थिंग यहां पर हो रहा है यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर। द पीपल हु आर डिसाइडिंग टू गो टू वॉर, दे डोंट गो टू वॉर। बट जो इनोसेंट लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब दे आर फाइटिंग ऑब्वियसली फॉर देयर मदरलैंड्स, बट द पॉइंट इज दे हैव नॉट डिसाइडेड फॉर दिस वॉर, वो लोग वहां पे जाकर फाइट करते हैं। तो इस चीज के अगेंस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी ज्यादा यहाँ पर प्रपोजल्स मतलब वो करती है, साइन करती है कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए। बट ऑब्वियसली इंडिया उस टाइम में कॉलोनी था, और कॉलोनी होने के कारण इंडिया की बात को कोई भी वैल्यू उस टाइम नहीं दी गई थी। तो ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो इसी टाइम में क्या होता है, इसी टाइम में जो इंडिया के अंदर जो वायसराय थे, ठीक है, वायसराय थे, उनका नाम था लिनलिथगो, लिनलिथगो, ठीक है। लिनलिथगो क्या करते हैं 1940 के अंदर, मतलब 1939 के जस्ट नेक्स्ट ईयर 1940 के अंदर वो एक ऑफर भेजते हैं। वो ऑफर भेजते हैं इंडियंस को। बेसिक एम ये था कि वो इंडियंस का सपोर्ट चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। तो देखते हैं ऑफर क्या था। ऑफर ये था, ऑफर को देखो 1940 में जो ऑफर आया सबसे पहले तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है अगस्त ऑफर, बिकॉज ऑब्वियसली वो अगस्त 1940 के अंदर आया था, ठीक है। ऑफर ये था, बोलता है कि अगर ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स की अगर इंडियंस सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे इस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, तो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उनको बेनिफिट की तरह जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड कर देंगे, और उसके अंदर इंडियंस का जो नंबर है उसको भी इंक्रीज कर देंगे। पहली चीज तो ये बोली गई, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी अगस्त ऑफर को, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो बॉडी था उस चीज को बनाने से मना कर दिया। बोला कि उस चीज के लिए भी हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो इस चीज के कारण जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका रिएक्शन क्या था, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब लिनलिथगो का जो ऑफर था, अगस्त ऑफर था, उसको उन्होंने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। इसको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आई होप आप कांग्रेस का जो रिएक्शन था वो समझ गया। अब थर्ड हम समझते हैं महात्मा गांधी का क्या रिएक्शन था, ठीक है। महात्मा गांधी तो सब फर्स्ट चीज तो मैंने आपको सबसे पहले बता दी थी कि महात्मा गांधी बोल रहे थे कि ब्रिटिशर्स को ये वॉर आराम से फाइट करने दो, ठीक है, अभी हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और जब उनका वॉर हो जाएगा उसके बाद हम उनसे इंडिपेंडेंस के बारे में बातचीत करेंगे। सो बेसिकली महात्मा गांधी का जो मेन जो फोकस था वो इस वॉर के ऊपर था ही नहीं। महात्मा गांधी ने अपना फोकस शिफ्ट किया माइनॉरिटी के राइट्स के ऊपर। अब महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आया कि अभी तक हम जो भी वॉर फाइट कर रहे हैं, जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, वो सब हम इंडिपेंडेंस के लिए तो कर रहे हैं, बट इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ ऐसे सेक्शंस होने वाले हैं सोसाइटी के अंदर जो कि प्रॉपर्ली वेल ऑफ नहीं होंगे, जो कि काफी ज्यादा डाउन ट्रॉडन रहेंगे, और वो है वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, माइनॉरिटीज, अनटचेबल्स। अब महात्मा गांधी ने उनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो मेन फोकस था वो वॉर के ऊपर नहीं था, वो था अपने ही सोसाइटी को फिर से अपलिफ्ट करने के ऊपर। अब हम बात करते हैं, देखो 1940 के अंदर, ये सब कुछ 1940 के अंदर हुआ है। 1940 के अंदर ही एक रामगढ़ सेशन होता है, रामगढ़ सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, आईएनसी का कांग्रेस का सेशन होता है। इसके अंदर पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस एक न्यू डायरेक्शन डिसाइड करती है अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। ना यहां पर रामगढ़ सेशन में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिसाइड करती है कि देखो जो ब्रिटिशर्स हैं अभी उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट चाहिए, तो वो अलग अलग तरीके के हमें लालच दे रहे हैं, हमें ग्रीड दे रहे हैं कि अगर तुम हमें सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए प्रोवाइड कर देंगे, राइट, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को प्रमोट कर देंगे और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। बट द पॉइंट इज अब हमें ये सब नहीं चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1940 में रामगढ़ सेशन में पहली बार ये डिसाइड किया, नाउ वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आई होप दिस मच इज क्लियर कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के एज अ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पहली बार बढ़नी स्टार्ट हुई, ठीक है, यहां पर आनी स्टार्ट हुई कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वी डोंट वांट दिस डोमिनियन स्टेटस या फिर कुछ और इसी चीज के तहत यही जो उनका जो मई 1940 का सेशन था उसके तहत उन्होंने अगस्त ऑफर को बंद कर दिया, ठीक है, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जैसा हमने ऊपर बात की थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने यहां पर एक और स्टेटमेंट लेकर आए आफ्टर दिस थिंग। उन्होंने बोला कि अब हमें इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। मतलब कि अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस सत्याग्रह कर रहे थे, मतलब पूरी कंट्री साथ में कर रही थी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन साथ में कर रहा था, बट अब हमें इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए अलग अलग लोग सामने आते हैं और इस पर्टिकुलर सत्याग्रह को सक्सेस बनाते हैं। अब देखिए
जब इंडियंस अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, कुछ सुभाष चंद्र बोस मिलिट्रीली स्टार्ट कर रहे हैं, गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो अब ब्रिटिशर्स को एक चीज जो समझ आई कि अगर हमें सपोर्ट चाहिए इंडियन से, तो सबसे पहले तो उन्हें कुछ ऐसा प्रोवाइड करना पड़ेगा जिस चीज की वो डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्रिप्स मिशन लॉन्च किया। क्रिप्स मिशन लॉन्च किया, जो कि लॉन्च किया गया था मार्च 1942 के अंदर, ठीक है। इस मिशन को लॉन्च किया और इस मिशन के थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम बोला कि ऐसा करो इंडियंस, आप अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। और ये साथ में बोला गया कि एक बार जब हमारा ये खत्म हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस का सीधा सा मीनिंग होता है कि जो हेड होगा वो ब्रिटिशर ही होगा, ठीक है, बट इसके नीचे का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो पूरा का पूरा इंडियन संभालेंगे। सिंपल वर्ड्स में ये है मीनिंग डोमिनियन स्टेटस का। नाउ आपको याद होगा तो 1940 में हमने क्या डिसाइड किया था रामगढ़ सेशन के अंदर, कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। देखो, डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए नहीं, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो 1942 के अंदर जब यहां पर ब्रिटिशर्स हमें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब तुम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, तो इंडियंस ने इस पर्टिकुलर मिशन को डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट कर दिया और बोला कि अब हमें ये चीज नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने उस टाइम एक स्टेटमेंट बोला। महात्मा गांधी ने बोला कि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे 1940 के अंदर, उस टाइम तो आपने दिया नहीं हमें ये चीज, राइट। अब आप हमें दे रहे हो, तो काइंड ऑफ ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक है मतलब ये ऐसा चेक है जिसकी अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, ये बोला महात्मा गांधी ने, और इस पर्टिकुलर चीज को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। तो क्रिप्स मिशन जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक टाइप के लास्ट तरीका अपनाया गया था कि ठीक है चलो आप हमारी हेल्प करो, हम बदले में आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो गया, बिकॉज इंडियंस का जो रिएक्शन था उस टाइम वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और महात्मा गांधी ने उसके बदले में क्या किया? एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट वाज कॉल्ड एज क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट वाज स्टार्टेड इन 1942 आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग। क्रिप्स मिशन के बाद 1942 में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि गांधी जी ने अब यहां पर डिमांड करना स्टार्ट किया कि देखो ब्रिटिशर्स अब आराम से बात मान नहीं रहे हैं, अब इनको फोर्सफुली यहां से भगाओ। तो उन्होंने एक नारा दिया, डू और डाई, मतलब करो या मरो। अब किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को इस पर्टिकुलर कंट्री से बाहर निकालना है। दिस वाज द मेन थिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो एक टाइप का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो लोग ब्रिटिशर्स या फिर जो गवर्नमेंट है उनके रूल्स को डिसोबे करेंगे और उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। मतलब हम देखो, आपको याद होगा एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन एम था कि हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, बट हम आपको कुछ बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। आप अपना करो, मैं अपना करूंगा, मैं आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, राइट। ब्रिटिशर्स के स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं नेशनल स्कूल में जाऊंगा, राइट। ये था नॉन कॉपरेशन का मीनिंग। बट सिविल डिसोबीडियंस का मतलब था कि आप ऑल आउट एक टाइप से अब इनको डिसोबे करना स्टार्ट करो, वो कुछ भी बोले उसके अगेंस्ट में काम करो। कोई जरूरत नहीं है ब्रिटिशर्स के या फिर गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को मानने की, ठीक है। एक चीज ये हुआ, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बहुत सारे अलग अलग जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सो पैरेलल गवर्नमेंट्स की अगर आप बात करोगे, पैरेलल गवर्नमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आता है वो आता है बलिया में और सतारा में, ठीक है। बलिया और सतारा में जब पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट होती है, पैरेलल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? जहां पर उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर एक इंडियन पर्सन उस पर्टिकुलर जगह को गवर्न करना स्टार्ट करते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिशर्स, उसको वहां से हटा करके या फिर उसके साथ में ही एक पैरेलल गवर्नमेंट, देखो एक तरफ तो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट चल रही है, साथ ही साथ आप एक इंडियंस भी अपना खुद का गवर्नेंस स्टार्ट कर दो, खुद के लॉज वगैरह बनाने स्टार्ट कर दो, उसको इंप्लीमेंट करने स्टार्ट कर दो, और इनके लॉ को फॉलो ना करके आप अपने खुद के लॉ को फॉलो करो। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल गवर्नमेंट्स। और इस पैरेलल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया गया, और पैरेलल गवर्नमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जो मास पार्टिसिपेशन था, मतलब लोगों का जो पार्टिसिपेशन था, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। बिकॉज देखो बलिया, सतारा, ये सब बहुत ही लोकल एरियाज थे। तो जो लोकल एरियाज पहले एक वाइडर स्केल पे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, वो अब इजीली इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते थे, राइट। इसी चीज के लिए इसने मास पार्टिसिपेशन और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। और फाइनली एक ऐसा स्टेप आता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अब देखिए, जब इंडियंस ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट किया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, जब तक हमें सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 में, तब तक हम इंडियंस को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक वेवल प्लान बनाया 1945 के अंदर, ठीक है। 1945 वाज द लास्ट ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, राइट। जैसा आपको याद होगा 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है वो, राइट। तो 1945 के आसपास में वेवल प्लान को रिलीज किया गया। वेवल प्लान का देखो बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्लान था। ये प्लान ये था कि जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी,
उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे इंडियंस होंगे एक्सेप्ट द वायसराय। ठीक है, तो वायसराय को छोड़कर के बाकी सारे के सारे पर्सन जो होंगे वो इंडियंस होंगे। अगर आप ध्यान से सोचिए तो क्या ये डोमिनेंट स्टेटस नहीं है? राइट, यही तो डोमिनेंट स्टेटस है कि जो हेड है वो ब्रिटिशर है, बाकी सारे जो मेंबर्स हैं जो रूल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सब इंडियंस हैं। राइट, बट जैसा आप जानते हैं 1940 के अंदर रामगढ़ सेशन आता है, और रामगढ़ सेशन के अंदर ये चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी दैट नाउ वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके कारण वेवल प्लान का भी फेलियर हो जाता है, एंड दिस वेवल प्लान वाज काइंड ऑफ एक ऐसा नेल था ब्रिटिशर्स की कॉफिन के अंदर, जिसने ब्रिटिशर्स को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या अब हम इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रह पाएंगे, बिकॉज हर प्लान को तो लोग रिजेक्ट कर देने हैं। अब वो किसी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ दे विल एक्सेप्ट ओनली वन थिंग, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और वो चीज ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। इसलिए नाउ दे स्टार्टेड टू थिंक दैट कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज द ओनली वे अराउंड नाउ। और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्यों इंडियंस को इंडिपेंडेंस इतनी जल्दी मिल गई, क्यों 1945 में वर्ल्ड वॉर टू फिनिश हुआ और उसके 2 साल के बाद 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन, ये जितने भी हमने फैक्टर्स डिसाइड किए वो सब के सब थे। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज जो होता है 1945 में जब वेवल प्लान यहां पर कैंसिल होता है, तो उसके बाद ऑब्वियसली आप जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 2 चीजें मिलती हैं। पहली बात तो इंडिया जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की हमें एक परमिशन मिल जाती है। सो काइंड ऑफ डिसाइड हो गया 1946 में दैट इंडिया इज गोइंग टू गेट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द डिफरेंट रिएक्शन बाय इंडियंस। आप हर चीज समझ गए। देखो इसी चीज के अंदर मैंने आपको अलग अलग तरीके से वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी समझाने की कोशिश की। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी आई होप आप समझ गए। तो अलग अलग तरीके से आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी समझ गए कि एग्जैक्टली हाउ और किस तरीके से भारत को ये पर्टिकुलर आजादी मिली थी। जो क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट्स थे, पहला पार्ट क्या था, हमें इंडियंस के रिएक्शन चाहिए थे, और दूसरा था सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये दोनों ही चीजें हम समझ गए। राइट, अब ये हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट जो था वो तो कवर हो गया। अब हम हल्का सा क्वेश्चन को एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको याद होगा लास्ट में जो डायरेक्टिव वर्ड था दैट वाज टू क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज, राइट। और क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको प्रोस प्लस कॉन्स दोनों ही बताने होते हैं। मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके फायदे में और उसके नुकसान में, मतलब उसके फॉर में एंड उसके अगेंस्ट में, दोनों तरफ आपको पॉइंट बताने होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली वो 2 मेन चीजों के कारण मिली, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। पहली क्या थी? डिफरेंट रिएक्शन बाय इंडियंस, और दूसरा था जस्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये दोनों ही चीजों को हमने अभी डिस्कस कर लिया। बट द पॉइंट इज, क्या सिर्फ यही दोनों फैक्टर्स थे जिसके कारण जो हमारा इंडिपेंडेंस हमें मिलता है, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर थे? तो क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है, देखो फॉर के अंदर तो हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स दे दिए जो भी हमने ऊपर बताया कि हाँ ये दोनों इवेंट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम कुछ और पॉइंट्स बताते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है, अब हम आंसर के सेकंड पार्ट के अंदर ये बताएंगे कि देखो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस का रिएक्शन, ठीक है, और जो भी हमारे अलग अलग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे वो सब चीजें ऑलरेडी बहुत सही से चल रही थी। अब हमें बताना है कि इसके एडिशनली, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स थे जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प की थी। तो अब हम बाकी जो चीजें हैं उसको हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, राइट। शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि एज टू हाउ बाकी चीजों ने भी हमें हेल्प किया। तो सबसे पहले चीज जो थी दैट वाज काइंड ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनल प्रेशर का सीधा सा मतलब ये है, देखो यूके ने कॉलोनी बनाई थी इंडिया को, राइट। तो यूके के ऊपर प्रेशर आ रहा था यूएसए का, बिकॉज यूएसए भी एक पहली कॉलोनी थी, और अभी यूएसए जो है वर्ल्ड वॉर 2 यूके के साथ में फाइट कर रही थी। तो यूएसए का भी कहना ये था कि जितनी भी कॉलोनीज थी उनको छोड़ो, राइट। सेकंड चीज, जापान जैसी एक छोटी सी कंट्री जो है उसने भी यूके को ऑलमोस्ट बैकफुट पे धकेल दिया था इंडिया के अंदर, आप जानते हैं। बट ऑब्वियसली इट वाज द फेलियर ऑफ इंडियन सोल्जर्स थे जिसके कारण जापान को यहां पर हारना पड़ गया, राइट। बट द पॉइंट इज, जापान जैसे एक छोटी सी कंट्री ने भी यूके को यहां पर बैकफुट पे धकेल दिया था। सो जो इंटरनेशनल लेवल से अलग अलग कंट्री की तरफ से जो प्रेशर आना स्टार्ट हुआ यूके के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक चेन ऑफ इवेंट्स था जिसके कारण यूके को यहां से वापस जाना पड़ा। सेकेंड फैक्टर था कि देखो 1939 के बाद तो ऑब्वियसली हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, बट 1939 से पहले भी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था दैट वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग। सो जो अर्लियर मूवमेंट्स उन सबके जो रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स सब क्यूमुलेट होने स्टार्ट हुए, मतलब इकट्ठा होने स्टार्ट हुए। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत सारे सत्याग्रह, बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह, हड़ताल वगैरह। ना इन सब का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि मास पार्टिसिपेशन जो था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। सो 1939 के आसपास में जब इंडिया के लीडर्स ने अपना जो काइंड ऑफ जो भी उनके एक्शंस थे उसको स्ट्रांग किया, तो मास ने भी अपना जो एक्शन था उसको भी स्ट्रांग करना स्टार्ट कर दिया, राइट। अलग अलग तरीकों से
मासेस ने लीडर्स का सपोर्ट करना स्टार्ट किया। बिकॉज देखिए, लीडर्स तो कुछ ही होते हैं, ठीक है, अगर आप लीडर्स को गिनना स्टार्ट करेंगे तो यू कैन काउंट देम ऑन नंबर्स, बट द पॉइंट इज लीडर्स को सपोर्ट चाहिए मास का। मास के साथ ही तो किसी भी प्रोटेस्ट को, किसी भी सत्याग्रह को, किसी भी हड़ताल को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो मास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, और मासेस को इकट्ठा करने में जो अर्लियर मूवमेंट्स थे उन सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए। थर्ड चीज, देखो हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की, बट सुभाष चंद्र बोस के अलावा भी बहुत सारे और भी लेफ्टिस्ट लीडर्स थे। बहुत सारे ऐसे मिलिट्री मूवमेंट चली हैं जो कि देखो, जैसे पीजेंट मूवमेंट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स हो गए, फिर टेरेंट्स के मूवमेंट्स हो गए। ये सब के सब मूवमेंट्स भी कहीं ना कहीं क्यूमुलेट होते हैं, जिसके कारण ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अब हम देखो पॉलिटिकली तो इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही सोशली भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब हम इकोनॉमिकली भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज लोग अब टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, लाइक जो पीजेंट्स हैं वो अब कमर्शियल क्रॉप्स नहीं उगा रहे हैं। तो इन सब चीजों के कारण ब्रिटिशर्स को मल्टीपल अलग अलग तरीकों से, मल्टीपल जगहों से एक साथ प्रेशर झेलना पड़ गया। राइट, अगर आप साथ ही साथ देखो तो जो बोस थे उन्होंने पूरी की पूरी आर्मी खड़ी कर दी इंडियन नेशनल आर्मी में, जैसा आप जानते हैं। जापान के साथ मिलकर के, सिंगापुर और जापान के साथ मिलकर के इन्होंने पूरी की पूरी एक आर्मी खड़ी कर दी जो कि ब्रिटिशर्स से फाइट करने को रेडी हो गई थी। राइट, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स दे वर एक्चुअली नाउ फियरफुल कि एक पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एक पूरी की पूरी आर्मी खड़ी कर दी, एंड दैट टू उनके नाक के नीचे। ठीक है, मतलब बोस जो था, बोस एक ऐसे पर्सन थे जिसके पीछे जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी वो काफी टाइम से थी। इसके बावजूद बोस वो सक्सेसफुल, ही सक्सेसफुली इनफिल्ट्रेटेड, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर चले गए, इंडिया से बाहर जाके जापान चले गए जो कि यूके के अगेंस्ट था, उसके अगेंस्ट जर्मनी चले गए, वो भी यूके के अगेंस्ट था। पॉइंट इज नाउ ब्रिटिशर्स स्टार्टेड गेटिंग फियरफुल कि अगर एक पर्सन ऐसा कर सकता है तो जस्ट थिंक कि इतने सारे लीडर्स हैं, नाउ दे इफ दे स्टार्ट कंबाइनिंग देन द प्रॉब्लम्स विल एक्चुअली इंक्रीज। साथ ही साथ जैसा हमने बात किया, मास पार्टिसिपेशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, अलग अलग जगहों पर मिलिटेंट एक्शंस होने लगे। जब क्विट इंडिया मूवमेंट का एक स्लोगन आता है 1942 के अंदर, जब महात्मा गांधी ने बोला डू और डाई, है ना, डू और डाई का कंसेप्ट दिया, तो वहां पर लोग मरने मारने को तैयार हो गए। नाउ दे किसी भी तरीके से दे वांटेड टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिया। तो इंडियन नेवी का रिवॉल्ट, आप जानते हैं इंडियन नेवी का भी रिवॉल्ट होता है। देन देयर वाज एका मूवमेंट जो कि उस टाइम में होता है। फिर पंजाब के अंदर एक किसान मोर्चा होता है, राइट, ट्रवनकोर जो है वहां पर पीपल्स का स्ट्रगल होता है, तेभागा मूवमेंट होता है। द पॉइंट इज ये अलग अलग तरीके के जो मास मूवमेंट्स है जो लोगों ने स्टार्ट किया, लोकल लीडर्स नाउ स्टार्टेड इमर्जिंग। ठीक है, अलॉन्ग विद जो नेशनल लेवल के लीडर्स थे, दे वर नाउ बिजी विद क्विट इंडिया मूवमेंट एंड अलग अलग तरीके के जो अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे थे। नाउ लोकल लीडर स्टार्टेड इमर्जिंग। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो कि हमारे अर्लियर मूवमेंट्स ने किया था। देखो, अर्लियर मूवमेंट्स के अगर आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में बोला जाएगा, सो वन थिंग दैट यू मस्ट से इज कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मास को रेडी नहीं किया, साथ ही साथ उन्होंने लोकल लेवल पे लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि उन्होंने लीडर्स की तरह आगे आना स्टार्ट किया, मतलब लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जो थी उसको भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। राइट, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स थे। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने एक काइंड ऑफ कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, कैटलिस्ट का मतलब जो स्पीड को फास्ट कर देता है, उसका रोल प्ले किया, वो था कि ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। ठीक है, नाउ जो गवर्नमेंट आई उसे कहते हैं लेबर पार्टी, मतलब लेबर पार्टी का जो गवर्नमेंट थी वो पावर में आई, और लेबर पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। अब क्लेमेंट एटली जो थे, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लेमेंट एटली ही वाज वेरी वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडिया। उनका मानना ये था, देखो लेबर पार्टी का मीनिंग डायरेक्टली इनके वर्ड से रिलेटेड है, ये वर्कर्स की पार्टी थी, मतलब वर्कर्स की पार्टी जो कि नीचे क्लास से उठकर के ऊपर क्लास तक पहुंची थी। मतलब कि इससे पहले यूके के अंदर जितने भी रूलिंग पार्टीज हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं एलीट क्लास से आती थी, राइट, बट यहां पर जो पार्टीज आनी स्टार्ट हुई वो अब वर्कर्स से मिलकर आती थी। वर्कर का मतलब है कि उन्होंने डाउन ट्रॉडन सेक्शंस को देखा हुआ है, उन्होंने वो गरीबी झेली हुई है। सो दे अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब भारत को आजादी देने का समय आ चुका है। ठीक है, इसी सब चीजों के कारण यही सब अलग अलग फैक्टर्स थे। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि सिर्फ इंडियंस का रिएक्शन और सिर्फ इंडिया के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे थे सिर्फ वही नहीं, बट और भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे, जिन सब फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करो तो जाकर हमें मिलता है एक क्यूमुलेटेड एफर्ट, जिसके कारण भारत को यहां पर हमें पूरी तरीके से आजादी मिल सकी और इंडिया अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने में सक्सेसफुल रहा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। फाइनली अब हमें इस आंसर को एंड करना है। कंक्लूड करने से पहले आपको देखो कुछ चीजें इसके अंदर मेंशन करनी है। कंक्लूजन का जो इंपॉर्टेंस है किसी भी मेंस के आंसर के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि जब आप एक अपना आंसर लिखते हैं उसके एंड में आप अपना लास्ट पार्ट लिखते हैं, एंडिंग वाला पार्ट लिखते हैं, और उसी लास्ट पार्ट को पढ़कर एक्चुअली आपको मार्क्स मिलते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका जो आंसर का एंडिंग है दैट शुड बी वेरी वेरी इंप्रेसिव।
ठीक है। अब जब अपने आंसर को एंड करोगे, स्पेशली इस वाले आंसर को, तो आप यहां पर बता सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था, देन आप जानते हैं आगे जाकर माउंट बैटन प्लान था जिसको हम इंडियाज इंडिपेंडेंस प्लान कहते हैं। इन सब चीजों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा जिसके कारण इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गई, बट कैबिनेट मिशन प्लान और माउंट बैटन प्लान तक पहुंचने से पहले देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स। जिस इवेंट्स को हमने अभी डिस्कस किया, उन सारे के सारे इवेंट्स ने एक साथ मिलकर के साइमल्टेनियसली, पैरेलली, इन सब ने साथ में काम किया, तभी जाकर भारत को एक इंडिपेंडेंट सेटअप मिल पाया। भारत को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की पावर जो मिली, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की पावर जो 1946 में मिलती है, वो सब सिर्फ इन दोनों के कारण नहीं हुआ, बट इट वाज अ लार्जर एफर्ट। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि ऑल्दो देखो 1940s के बाद में, 1940s के पोस्ट 1940s में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जब जर्मनी काइंड ऑफ यूके के ऊपर हावी हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। बट जब वर्ल्ड वॉर 2 आया, वर्ल्ड वॉर 2 ने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज को कैटलाइज कर दिया। कैटलाइज करने का मतलब है फास्ट कर दिया। मतलब कि हो सकता है कि इंडिपेंडेंस तो हमें मिली जाती है अगले 10 या 12 सालों में, बट जब वर्ल्ड वॉर 2 आया तो वर्ल्ड वॉर 2 के कारण हमारी इंडिपेंडेंस काफी ज्यादा फास्टर हो गई, बहुत जल्दी मिल गई। देखो 1939 से लेकर के 1945 तक वर्ल्ड वॉर चलता है और उसके जस्ट 2 साल के बाद 1947 में वी गॉट द इंडिपेंडेंस। सो दिस शोज कि वर्ल्ड वॉर 2 एक्चुअली वर्कड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, सो इस चीज को आप अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अराउंड वर्ल्ड वॉर 2। तो आप कोशिश कीजिए कि जो अपने आंसर को एंड करोगे वो भी वर्ल्ड वॉर 2 के थीम के ऊपर ही एंड करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आप अपने क्वेश्चन का जो मेन सेटअप है उसको आप अपने आंसर के एंड से आपने लिंक कर दिया, एंड द मोमेंट यू डू दिस, आपका जो आंसर है वो एक कॉमन फ्लो के अंदर आ जाता है। और जब फ्लो के अंदर आता है तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इट इज इजी टू रीड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई प्रॉपर्ली। जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमने इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर डिस्कस किए, उसकी क्रोनोलॉजी को आपको रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्रोनोलॉजी का फिल करने के लिए कुछ फिलर पॉइंट्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमने बीच बीच में डिस्कस किए, किस तरीके से मास का पार्टिसिपेशन हुआ, किस तरीके से एक मूवमेंट ने दूसरे मूवमेंट को सपोर्ट किया, इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इन सब चीजों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और ये एनालाइज करने वाला काम सिर्फ किसी एक दिन में नहीं आता, ये ओवर द पीरियड आता है। ठीक है, जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इन सब चीजों के अंदर और ज्यादा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा बेटर होती रहेगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अप्रोच को लेकर के, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह थे, इन सबको लेकर आपको प्रॉपर्ली जितने भी कंसेप्ट थे वो सबके सब क्लियर हो गए हैं। आपकी जो जितने भी डाउट्स वगैरह थी वो सब क्लियर हो गए। नाउ वन थिंग बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर तो हमें सिर्फ और सिर्फ 150 वर्ड्स के अंदर लिखना था, तो इतना लंबा वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। देखिए द पॉइंट इज, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक, द होल थीम बिहाइंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ताकि अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर सके। मैं कोशिश करता हूं कि इस पर्टिकुलर जो भी डिस्कशन हम करते हैं उसके अंदर सिर्फ हम इस क्वेश्चन को डिस्कस ना करें, उसके आसपास के टॉपिक को भी डिस्कस करें, ताकि उस पर्टिकुलर थीम से, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर किसी अलग तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर लेते हैं। राइट, आज के भी क्वेश्चन में, आज के भी टॉपिक डिस्कशन में हमने सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं बट मल्टीपल क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो यही एम है इस पर्टिकुलर वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का, इस पर्टिकुलर वीडियो को एज एग्जॉस्टिव एज पॉसिबल बनाने का, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में हेल्प कर सके। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक ही डायमेंशन के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स देने की कोशिश करता हूं। सो मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल पॉइंट्स देने का मेन मकसद ये है ताकि अगर मैं आपको देखो किसी एक डायमेंशन के ऊपर अगर मैं आपको 4 पॉइंट्स दे रहा हूं तो आप अपने आंसर के अंदर एटलीस्ट 2 तो यूज कर पाए। देखो एग्जाम का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर हो सकता है कि 4 के 4 पॉइंट्स आपको याद ना है, बट एटलीस्ट 2 तो याद आएंगे। अगर 2 याद आएंगे तो भी आपका आंसर अच्छा हो जाएगा, बिकॉज हमारे हर एक डायमेंशन हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे डायमेंशन को इसके अंदर कवर करें। सो दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली मकसद एंड एम बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।